स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट कर दिए हैं। नाइट्रोजन साइकिल में हमने अभी समझा कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ एज ए कॉन्स्टिट्यूट पाया जाता है। जैसे प्रोटीन है, हार्मोन है, विटामिन है, क्लोरोफिल है, इसके बाद में अमीनो एसिड हैं, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए हैं। इन सभी में नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि हमारे शरीर का ये प्रमुख घटक माना जाता है। नेचर में ये 78% है, लेकिन याद रहे ये एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में पाया जाता है। ये इस वजह से क्या होता है कि हमारे एग्रीकल्चर और पूरा का पूरा इकोसिस्टम, यानी कि हमारी कृषि और जो प्राकृतिक वातावरण है, इकोसिस्टम है, उसमें ये एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए आपस में कंपटीशन करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। चूँकि मृदा में ये उतने कंसंट्रेशन में नहीं है, कंपोनेंट में नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा कि खेतों में हम लोग यूरिया का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, उनका हम कृषि के लिए उपयोग करते हैं। जबकि आप देखें कि एटमॉस्फेयर में इसके अमाउंट सबसे ज़्यादा है, जो 78 है। इतना परसेंटेज किसी अन्य कंपोनेंट का नहीं है। उसके बावजूद भी सॉइल में इसकी कमी रहती है। तो ये नाइट्रोजन अपना चक्र दर्शाता कैसे है, तो इसको हम 4 स्टेप में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर हम एक एक स्टेप को अलग अलग से पढ़ेंगे, तो हम समझें। प्रकृति में नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यह अपना चक्र प्रमुख 4 पदों में संपन्न करता है। ठीक है, पहला स्टेप है N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, N2 फिक्सेशन। दूसरा है अमोनिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद में है नाइट्रिफिकेशन, फिर है डीनाइट्रिफिकेशन, क्लियर। अब इन सभी स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम एक एक इसी में स्टेप में समझें तो क्या, N2 कन्वर्ट इन अमोनिया, क्या, अमोनिया NH3। ठीक है, तो ये तो कहलाता है N2 फिक्सेशन। अब ये अमोनिफिकेशन क्या है, तो कह सकते हैं अपघटन
पदार्थों के अपघटन द्वारा निर्मित अमोनिया। ठीक है, जो डेड बॉडीज़ हैं या मृत सड़े गले पदार्थ हैं जिसमें पौधों के विभिन्न अपशिष्ट हो सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थ हो सकते हैं, डेड बॉडीज़ हो सकते हैं, इनके सड़ने व गलने से भी अमोनिया का फॉर्मेशन होता है ना। तो इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। इसे भी डिफरेंट बैक्टीरिया कंप्लीट करते हैं और प्रकृति में अमोनिया का अमाउंट इंक्रीज करता है। इसमें क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि अमोनिया कन्वर्ट इन अमोनिया को कन्वर्ट किया जा रहा है नाइट्रेट NO3 में कन्वर्ट किया जा रहा है। नाइट्रेट पहले नाइट्राइड में बदलेगा, फिर ये नाइट्रेट में बदलेगा, तो ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। क्लियर। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि NO3 एंड other compound convert in again nitrogen for atmosphere। ऐसे दोबारा से एटमॉस्फेयर के लिए नाइट्रोजन को अगर प्रोड्यूस किया जाए डिफरेंट नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रेट, तो इससे क्या होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है और दोबारा जब नाइट्रोजन बन जाता है तो ये वायुमंडल में दोबारा से शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप हैं। एनसीईआरटी ने एक डायग्राम भी बना रखा है, आप उस डायग्राम को अपने नोट्स में ज़रूर बनाएं। ठीक है, हम आपको इसी वे में सरल भाषा में ये चारों स्टेप में क्या होता है, ये छोटे छोटे सेंटेंस के ज़रिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ना। इनको हम पूरी डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये 3 तरीके से कंप्लीट होता है। नंबर 1 आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा होता है एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और तीसरा होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पर बात करेंगे। अब ये क्या है, ये नाइट्रोजन इस तरह का फिक्सेशन। नाइट्रोजन का विभिन्न प्रकार से अमोनिया में परिवर्तन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है ना, कहलाता है ये। अब इसमें सबसे पहले हम बात करें कि जो कृत्रिम नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन कृत्रिम रूप से कैसे होता है। आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कृत्रिम
आर्टिफिशियल N2 फिक्सेशन। ठीक है, याद करो जितने भी हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स बनते हैं जिसमें कि यूरिया खास तौर से आप समझ सकते हो, तो यहाँ पर भी तो नाइट्रोजन को आर्टिफिशियली यूरिया में अमोनिया में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। तो कह सकते हैं उच्च दाब तथा उच्च ताप कहा जा रहा है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर N2 को विभिन्न रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर जैसे यूरिया आदि में परिवर्तित करना ये क्या होगा, कृत्रिम N2 फिक्सेशन कहलाएगा, है ना, जो फैक्ट्रियों में होता है। इसे उद्योगों में संपन्न कराया जाता है, उद्योगों में संपन्न कराया जाता है। क्लियर? जैसे NFL एक है, NFL का मतलब होता है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो यहाँ पर अमोनिया यूरिया आदि का वो DAP यूरिया आदि का निर्माण किया जाता है ना, NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर प्राकृतिक नाइट्रोजन तथा पानी के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है ना, ये मतलब यूरिया का फॉर्मेशन किया जाता है जिसे हम खेतों में उपयोग करते हैं। तो ये तो बात हो गई कृत्रिम नाइट्रोजन फिक्सेशन की। अब हम बात करेंगे अगली प्रोसेस, वो है इसे NCERT में भी मेंशन किया जा रहा है, वो है दूसरी प्रक्रिया, क्या वो है अजैविक N2 फिक्सेशन, एबायोटिक अजैविक N2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम आपका बना रखा है। इसे कह सकते हैं एबायोटिक N2 फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, NCERT मेंशन भी कर रही है इस चीज़ को कि ये प्रोसेस कैसे हुई है। तो इस प्रोसेस में क्लाउड है, ठीक है। एक बात याद रखना, आपने ज़रूर सुना होगा कि जिस साल गर्मी पड़ती है और फिर बहुत अच्छी खासी बारिश होती है घने बादलों के साथ, तड़ित के साथ, तो उस साल जो प्रोडक्शन है खेतों में, जो उत्पादन है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इसकी वजह क्या है, तो घनघोर घने बादल बनते हैं
बादल आपस में टकराते हैं जिससे थंडर तड़ित बनती है, और यूवी रेज अपर लेयर में है, ठीक है। तो होता क्या है कि वहाँ पर इस एनर्जी की उपस्थिति में जो तड़ित है उससे जो रिलीज एनर्जी है और यूवी रेज, इन दोनों से जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस एनर्जी का उपयोग करके नाइट्रोजन, प्राकृतिक और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करते हैं जिससे NO बनते हैं। इसके बाद में NO फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 में कन्वर्ट होता है, और NO2 पानी के साथ रिएक्शन करके HNO3 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये रेनफॉल के जरिए मृदा तक आता है। इसमें किसी बायोटिक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसमें जो रोल प्ले किया है वो एटमॉस्फेरिक जो एनर्जी है, वायुमंडलीय जो ऊर्जा है, उसका रोल है। इसीलिए हम इसे अजैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से भी नाइट्रोजन मृदा तक पहुंचती है ना। तो ये डायग्राम इसी का है, अजैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण। तो कह सकते हैं यह प्रक्रिया जीवों की अनुपस्थिति में वातावरण की ऊपरी सतह में रासायनिक अभिक्रिया के रूप में होती है। क्लियर? होती N2 तथा O2 के आपस में N2 तथा O2 के आपस में अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा तड़ित तथा यूवी किरण से प्राप्त होती है। ठीक है, यूवी किरण इसे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद में वर्षा के जल की सहायता से HNO3 के रूप में यह मृदा तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, अब इसके साथ एक और पहलू है कि अब ये नाइट्रोजन जो कंपाउंड है या नाइट्राइड्स हैं, इनका वायुमंडल में और सोर्स क्या हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस ही हो, इसमें एक और प्रोसेस हो सकती है। जैसे
नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये जितने भी आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, ये सब अदर सोर्स से भी पहुंच सकते हैं, जैसे कि जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर, उसके बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर, जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें जो बायोफ्यूल यूज होता है, पेट्रोल डीजल, इनके जो धुआं हैं उससे भी नाइट्रोजन कंपाउंड अपर साइड में जाते हैं। इंडस्ट्री है, उद्योग है ना, उनमें बहुत सारा धुआं जाता है जो एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। तो ये इनके जरिए भी नाइट्रोजन कंपाउंड वायुमंडल में पहुंचाए जाते हैं। अब वहाँ से रेनफॉल के जरिए ये वापस आते हैं। अगर ये एक लिमिटेड कंसंट्रेशन है, लिमिटेड अमाउंट है, तब तो सब ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, नाइट्रोजन कंपाउंड और आपके सल्फ़र कंपाउंड, ये अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो वाटर के साथ में ये नाइट्रिक एसिड और आपके सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और ये जब वापस रेनफॉल के जरिए पृथ्वी पर आता है तो हम इसी को एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं, है ना, अम्ल वर्षा। जो कहा जाता है कि जो हाई पॉल्यूटेड एरिया हैं, जहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसी प्रोसेस आजकल देखने को मिल रही है। इसीलिए कहा जाता है कि पॉल्यूशन कम करना चाहिए, है ना। अगर पॉल्यूशन कम नहीं होता है तो ऐसी परिस्थितियों में एसिड रेन की संभावना बनी रहती है ना। तो कह सकते हैं नाइट्रोजन यौगिकों का स्रोत जंगल की आग, है ना, आग, उद्योग से निकला धुआं, स्मॉग, वाहनों से उत्सर्जित पदार्थ, वॉल्केन, वॉल्केन मतलब ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ब्लास्ट होते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड निकलते हैं। ज्वालामुखी आदि से उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ को माना जाता है, माना जाता है। क्लियर, पदार्थ को माना जाता है। ओके, इसके बाद में क्या, यहीं पर एक चीज़ लिख देते हैं, यदि यदि इनकी मात्रा अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है, तब अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा संपन्न होती है। नॉर्मल कंपाउंड हो कंसंट्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में फिर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, तो ये था अबाउट।
एक था आर्टिफिशियल और एक था एबायोटिक एंटोफिक्सेशन। अब मैं आपको ले चलता हूँ बायोटिक एंटोफिक्सेशन। किसमें? बायोटिक एंटोफिक्सेशन, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बायोटिक, है ना। तो बायोटिक के केस में क्या है, इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, है ना, और उस टेबल के जरिए हम बात को समझेंगे। बायोटिक एंटोफिक्सेशन, बायोटिक एंटोफिक्सेशन, बायोटिक एंटोफिक्सेशन, ऐसे बायोटिक एंटोफिक्सेशन के लिए कहा जाता है कि वह जीव जो एंटोफिक्सेशन करते हैं क्या कहलाते हैं? डाईएज़ोट्रॉफ्स कहलाते हैं। डाईएज़ोट्रॉफ्स कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है? डाईएज़ोट्रॉफी। डाईएज़ोट्रॉफी कहलाती है। मतलब जीवों के द्वारा जो एंटोफिक्सेशन है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डाईएज़ोट्रॉफी, और वो जीव जो एंटोफिक्सेशन को दर्शाते हैं वो कहलाते हैं डाईएज़ोट्रॉफ्स। क्लियर? अब जो बायोटिक एंटोफिक्सेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। अब हम इनको हटा रहे हैं इसको, क्योंकि टेबल बनेगा काफ़ी बड़ा, है ना ये। तो इसमें दो तरीके से हम मानेंगे। एक है एसिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन, असहजीवी एंटोस्थिरीकरण, ठीक है, असहजीवी एंटोफिक्सेशन। और एक होगा सहजीवी, है ना, सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन। मतलब सहजीवी एंटोस्थिरीकरण, ठीक है। तो एक असहजीवी का मतलब है कि जो स्वतंत्र जीव हैं वो किस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब ये फिर दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं बैक्टीरिया। कौन होते हैं? बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया जैसे, इसमें कुछ बैक्टीरियाओं के नाम लें तो जैसे एजोटोबैक्टर, ये एजोटोबैक्टर। और ये कैसा होता है? वायवीय। कैसा है ये?
वायुवीय जीवाणु, ठीक है। एक होता है क्लोस्ट्रीडियम, 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 ये अविकल्पी अवायवीय है, अविकल्पी अवायवीय जीवाणु है, अविकल्पी अवायु। एक होता है रोडोस्पाइरलम, रोडोस्पाइरुलम, ये जो बैक्टीरिया है ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है और N2 फिक्सेशन भी करता है। तो प्रकाश संश्लेषी है ना, N2 स्थिरीकरण जीवाणु, तो इन्हें आप याद रखना। ये कहीं ना कहीं ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। और एक बेजरेंकिया भी है, बेजरेंकिया भी वायवीय जीवाणु है, एजेटोबैक्टर के साथ ही आता है ना। तो ये इसके बाद में इसमें बीजीए आते हैं। कौन आते हैं? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है ना। इनको हम एक नाम और देते हैं, क्या? बीजीए। बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में कहें तो नील हरित शैवाल, ठीक है। इसमें हम रखते हैं जैसे नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक है, दूसरा एनापीना है, तीसरा ऑसिलेटोरिया है, उसके बाद में रेबुलेरिया, रेबुलेरिया, ठीक है। अच्छा, ये पानी में पाए जाते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं, लेकिन ये सब प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं प्लस नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं। कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषी N2 स्थिरीकरण संपन्न करने वाले जीवाणु। क्लियर? ये ऐसे। तो ये बीजीए हैं, ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं सिम्बायोसिस में। सिम्बायोसिस में मतलब होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया होंगे, है ना, वो किसी न किसी के साथ में सहजीवी रूप में पाए जाएंगे। तो ये भी दो तरीके के माने गए हैं। एक है बैक्टीरिया, कौन है? बैक्टीरिया, है ना, और दूसरे हैं फिर से साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम सबसे पहले रखते हैं राइजोबियम, राइजोबियम। हाँ, यह लेग्यूमिनस पौधों में सहजीवी के रूप में होता है
राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल में लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है, जैसे मटर है, जैसे कि चना है ना, ये सैम है इनमें। इसके बाद में इसमें रखा जाता है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया है ना, फ्रैंकिया क्या होता है? फ्रैंकिया तंतुमय जीवाणु। ये कैसा है? तंतुमय जीवाणु। जीवाणु जो नॉन लेगुमिनस पौधों एलनस कैजुराइना में सहजीवी होता है। सहजीवी होता है। क्लियर? ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे याद रखना। साइनोबैक्टीरिया के लिए कहा जाता है कि यही साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोसिस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, है ना। तो कह सकते हैं नॉस्टॉक, ये साइकस की प्रवाल जड़ों में, ठीक है। अब जैसे एनाबीना है, बीना ये एजोला के अंदर, कहाँ? एजोला एंड मार्सिलिया, ये एक फर्न प्लांट है। क्या? फर्न पौधे में सहजीवी होता है। इसके बाद में एंथोसुरोस, नॉस्टॉक, एनाबीना, दोनों एनाबीना, एंथोसुरोस ये एक ब्रायोफाइट है। कौन है? ब्रायोफाइट्स, इसमें सहजीवी रूप में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन स्तरीकरण को दर्शाते हैं। ये सहजीवी हैं। सहजीवी का मतलब है कि ये अपने पार्टनर को नाइट्रोजन की सप्लाई देंगे, प्लस बदले में उससे शेल्टर और उससे पानी आदि की उपलब्धता हासिल करेंगे, है ना। तो इस तरीके से वो सहजीवी है। उसमें दो पार्टनर हैं और इनमें कोई पार्टनर नहीं है। ये स्वतंत्रता पूर्वक भी नाइट्रोजन का स्तरीकरण कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? गुड। अब हम तुम्हें ले चलते हैं, ये तो नाइट्रोजन स्तरीकरण करते ही हैं, है ना। तो थोड़ा सा एजोट्रोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ये कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन स्तरीकरण करते हैं। और हम थोड़ा एजोट्रोबैक्टर के लिए यहाँ पर कुछ समझा देते हैं आपको। ये थोड़ा सा खास है। क्यों खास है? सोचने की बात है कि N2 जो फिक्सेशन होता है वो अवायवीय परिस्थिति में होता है। क्यों? क्योंकि लेग्यूमिनस जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो कहीं ना कहीं एक अवायवीय वातावरण प्रदान करता है और उस वजह से नाइट्रोजिनेज सक्रिय होता है और वो नाइट्रोजन स्तरीकरण करता है। अब नाइट्रोजिनेज ही एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे संभव होगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एजोट्रोबैक्टर तो एक वायवीय जीवाणु है, यानी कि इसे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। अब ऑक्सीजन की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट कैसे करोगे? तो यहाँ एक खास कंसेप्ट है, मे बी कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए।
तो कहा जाता है कि एज़ोटोबैक्टर अपने नाइट्रोजनेज को एक्टिवेट रखने के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है, और जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है तो जितना भी ऑक्सीजन है वो श्वसन में उपयोग हो जाता है, और फिर वो ऑक्सीजन नाइट्रोजनेज को निष्क्रिय नहीं करता है, और इस तरीके से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो कह सकते हैं यह जीवाणु श्वसन की दर बढ़ाकर N2 स्थिरीकरण के लिए अवायवीय वातावरण निर्मित करता है, ठीक है। और इस तरीके से फिर ये N2 फिक्सेशन करता है। अब यहाँ एक बात समझ पड़े, चूँकि आपने अभी डाइवर्सिटी पढ़ी नहीं, तो डाइवर्सिटी नहीं पढ़ी है तो फिर साइनोबैक्टीरिया में ऐसा कौन सा ऑर्गन है, कौन सा घटक है जहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो वो हमें यहाँ समझाना पड़ेगा, तभी आप बात को समझ पाओगे, ठीक है। तो हम साइनोबैक्टीरिया में N2 फिक्सेशन की बात करते हैं, है ना, ऐसे। चलो हम इसको भी हटा देते हैं अभी, क्लियर, क्योंकि हमें नॉस्टॉक का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं क्या इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक विशिष्ट रूपांतरित कोशिका हेटेरोसिस्ट में संपन्न होती है, ठीक है। अब आपको ये हेटेरोसिस्ट समझना पड़ेगा कि ये क्या है। एक्चुअली यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, उसकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। आपकी डाइवर्सिटी वाले हिस्से में से देखा जा सकता है, जहाँ तुम्हें मोनेरा पढ़ाया गया है वहाँ पर आप इसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। इसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, ऐसे। इस तरीके से म्यूकस का एक लेयर पाया जाता है, क्लियर। ये एक नॉस्टॉक या एनाबीना में से किसी एक को मान सकते हो, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, लेकिन इनमें से कोई एक खास कोशिका इस तरीके से अब मॉडिफाई हो जाती है, और इस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को ही हम हेटेरोसिस्ट नाम देते हैं। तो ये तो क्या हो गई, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, क्लियर। ये हो गई म्यूसिलेजिनस
कार्टिलेजिनस लेयर, ठीक है, जो इसके ऊपर लूजली अरेंज होती है। याद करो प्रोकैरियोट जब अपन ने पढ़ा था तब इसकी बात करी थी। ये है हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट जो एक खास मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, हमें इसकी यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस हेटेरोसिस्ट में N2 फिक्सेशन होता है, ये खास तौर से इसी के लिए रूपांतरित होती है। अब इस N2 फिक्सेशन हेटेरोसिस्ट का अगर डायग्राम बनाया जाए तो हेटेरोसिस्ट कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे। ये हेटेरोसिस्ट का डिटेल स्ट्रक्चर ऐसे। ऐसे ऐसे इसके अंतर्गत यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ एंजाइम। ये तो ये तो हो गए नोड्यूल, क्या बोलते हैं इनको? नोड्यूल। और इन्हें कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये। और बाकी इसकी वॉल हो गई। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ये हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। हेटेरोसिस्ट है कहाँ पर? हेटेरोसिस्ट को आप देख रहे हो इन वेजिटेटिव सेल में। तो ये ओवरऑल कौन है? कह सकते हैं कि फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक। किसका? नॉस्टॉक। चलो नॉस्टॉक का ही बता देता हूँ। ये नॉस्टॉक का फिलामेंट है। नॉस्टॉक यहाँ पर असहजीवी रूप में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और सहजीवी रूप में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण संपन्न करता है। तो जाहिर सी बात है कि इस एक फिलामेंट के अंदर एक वेजिटेटिव जो तंतु है उसके अंतर्गत कुछ खास कोशिकाएं मॉडिफाई होती हैं जिन्हें हम हेटेरोसिस्ट नाम देते हैं, और इन्हीं हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन स्थिरीकरण संपन्न किया जाता है ना। अच्छा, अब हम थोड़ी सी हेटेरोसिस्ट की खास बातें यहीं पर लिख लेते हैं। तो हेटेरोसिस्ट से संबंधित क्या खास बातें हैं वो देखें। हाँ, तभी समझ में आएगा बात को। कह सकते हैं हेटेरोसिस्ट यह नॉस्टॉक, एनाबीना, रेबुलेरिया आदि में N2 स्थिरीकरण संपन्न करने वाली कोशिका है जो कायिक वेजिटेटिव कोशिका का रूपांतरण होती है। क्या होती है? रूपांतरण। मतलब ये एक वेजिटेटिव सेल का ही मॉडिफिकेशन, और इसमें खास तरीके के अडेप्टेशन और रूपांतरण होता है। रूपांतरण होता है। अच्छा जी, इसमें
इसमें PS सेकेंड पूर्णतः अनुपस्थित होता है। याद रखना। सोचो ऐसा क्यों कि अगर PS सेकेंड यहाँ होता तो फिर क्या होता। देखो याद रखना, ये जो वेजिटेटिव सेल होती हैं इनमें PS फर्स्ट तथा PS सेकेंड उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर ये अनुपस्थित होता है। मतलब PS सेकेंड अनुपस्थित, ऐसे यहाँ अनुपस्थित इसलिए क्योंकि अगर PS सेकेंड होगा तो यहाँ पर फुटलाइज ऑफ वाटर की प्रोसेस होगी, और फुटलाइज ऑफ वाटर की अगर प्रोसेस होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, जिससे कि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और उस तरीके से फिर प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी, है ना। तो अल्टीमेटली बात ये है कि यहाँ पर अब हम देखें, अब इससे क्या होता है, PS सेकेंड अनुपस्थित होने से इनमें अवायवीय, कैसी अवायवीय परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, जिससे नाइट्रोजनेज सक्रिय रहता है तथा N2 फिक्सेशन दर्शाता है। समझ गए। अब इसके बाद में हमारा जो सेगमेंट आएगा वो है बायोलॉजिकल, मतलब सिम्बायोसिस फिक्सेशन। तो हमने अभी एसिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन आपको क्लैरिफाई किया है। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी बायोटिक जो सिम्बायोसिस फॉर्म है उसकी स्टडी करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।